नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पे। और मैं नीलेश वैष्णव आपको लेके आया हुआ आज की क्लास जो है वो कोशिका का पार्ट 2 है। ठीक है, जैसे कल अपन ने जो क्लास पढ़ी थी उसके अंदर जो है वो अपन ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखा था, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका अपने लगभग पूरी हो गई थी, यूकैरियोटिक में चल रहे थे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक देखा था। ठीक है, आज अपन नेक्स्ट जो है वो देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो सबसे पहला जो है वो है कोशिका भित्ति। देखो, झिल्ली अपन ने पढ़ ली। झिल्ली जो होती है वो किसमें मिलती है? वो अपने को मिलती है कोशिका झिल्ली सब में मिलेगी, प्रोकैरियोटिक में भी मिलती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मिलती है। लेकिन भित्ति जो होती है वो प्रोकैरियोटिक में होती है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर अपन देखने जाए तो केवल और केवल प्लांट्स कोशिका और जो फंगस होती है या कवक होती है उनके अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, लेकिन आपको उसके अंदर ये एब्सेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। देखो, सबसे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी कोशिका भित्ति, जिसको बोलेंगे अपन सेल वॉल। सेल वॉल जो है देखो, सेल वॉल जो बनी हुई रहती है वो किसमें? एक तो पादप कोशिकाओं में, और दूसरा जो होता है वो किसमें होती है? ये कवक के अंदर पाई जाती है। ऐसे अपने देखा होगा तो अपने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाई जाती थी, बैक्टीरिया के अंदर। और उसके अंदर जो बनी हुई होती थी वो होती थी अपने पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती थी। ठीक है, जो इसके अंदर जो है पादपों के अंदर जो है सेल वॉल जो होती है या कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी हुई होती है अपने सेलुलोज से। ठीक है, और कवक के अंदर बनी हुई होती है काइटिन से। तो कवक के अंदर जिसको बोलते हैं फंगी, फंजाई, ठीक है, उसमें बनती है किससे? काइटिन से। ठीक है, काइटिन की बनी हुई होती है। ये निर्जीव होती है, कठोर संरचना होती है क्योंकि ये सपोर्टिव होती है और उसको स्ट्रक्चर प्रदान करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। अच्छा, और ये पौधों और कवकों के अंदर पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखें तो ये कहां पे पाई जाती है? पौधों के अंदर, प्लांट कोशिका, और पाई जाती है अपने किसके अंदर? फंगस के अंदर या फंजाई के अंदर। सेवाल एल्गी कोशिकाओं के अंदर ये किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से, ग्लाइकेन से, और एक और होता है जिसको बोलते हैं अपन मेनेन। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिजों से बनी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है? जैसे बीच में जो होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन लेमेला, मध्य पटल, मध्य पटल। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिडल लेमेला, मिडल लेमेला। उसके बाद में जो दूसरी जो बनती है वो बनती है अपनी कौन सी? जैसे इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, दोनों तरफ। फिर इसके बाद में जो आती है वो होती है सेकेंडरी। होती है कौन सी? सेकेंडरी। ये होती है वो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी वॉल। इसमें होती है सेकेंडरी वॉल, ये भी वही है सेकेंडरी वॉल। तो आप इसमें देखोगे ये सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर जो ये रेड वाली जो है, जिसको अपन ने क्या बोला? मध्य पटल, ये दो सेल के लिए कैसी होती है? कॉमन होती है। यानी ये दो जो कोशिकाएं जो होती है उनके जोड़ने का कार्य करती है। वो कौन करता है? मध्य पटल या मिडल लेमेला करता है। फिर इस तरफ प्राइमरी, इसके लिए इस सेल की प्राइमरी वॉल होती है और उस तरफ उसकी प्राइमरी वॉल होगी। ठीक है, जैसे ये सेल है और ये बी सेल है, तो ए और बी में जो कॉमन है वो मध्य पटल होती है। कौन सी होती है? मध्य पटल होती है। ठीक है, तो देखो, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इनके भी अवशेष पाए जाते हैं, और मेनली जो बनी हुई होती है वो किससे होती है? सेलुलोज। युवा जो कोशिकाएं होती है उसमें प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति मतलब ये वाली प्राथमिक भित्ति, ठीक है, जो आपको ग्रीन कलर से बताइए, वो वृद्धि करने में सक्षम होती है। ये वृद्धि करती है,
दूसरा है जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होती जाएगी तो प्राथमिक भित्ति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अंदर की ओर क्या हो जाती है, एक झिल्ली की ओर होती है जिसमें द्वितीयक भित्ति बन जाती है। अब ये धीरे धीरे कम हो जाएगी ग्रीन वाली, और इसकी जगह कौन ले जाएगी, ये पर्पल वाली या जो है पिंक वाली ये आ जाएगी। एक और होती है जिसको बोलते हैं मध्य पटल। मध्य पटल ये किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम और पेक्टेट के परत होती है। किसकी परत होती है, कैल्शियम और पेक्टेट की। ये अपने पड़ोसी सेल कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये क्या करिए, इस वाली सेल को और इस वाली सेल को क्या करती है, जोड़ने का काम जो रेड वाली है वो कर रही है। ठीक है, तो रेड वाली क्या कर रही है, इस वाले को सेल को, ए और बी सेल को जोड़ने का काम। ये नहीं, ये कॉमन है दोनों के अंदर जो होती है वो कैसी होती है, ये कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है। अच्छा, कोशिका भित्ति में मध्य पटल जो होती है वो प्लाज्मा डेस्मेटा मिलता है। अब ये प्लाज्मा डेस्मेटा क्या होता है, देखो इस कोशिका के बीच में इनका जो कोशिका द्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्मा जो होता है, वो आपस में मिले। ठीक है, इसके लिए ये आपस में कैसी होती है, बीच में एक जगह होती है जिसको बोला जाता है क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है जो पड़ोसी कोशिका के साइटोप्लाज्मा को आपस में जोड़ती है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, दो कोशिकाओं को जोड़ने वाले, दोनों के जो साइटोप्लाज्मा होता है उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, बीच में क्या मिलता है, गैप मिलता है, चैनल मिलता है, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। तो ये है कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी हुई होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। ठीक है, एल्गी के अंदर सेलुलोज भी मिलता है, ग्लाइकेन, मैनेज, मैनेज एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो होती है पहले जो बनती है वो प्राथमिक बनती है दोनों तरफ। ठीक है, प्राथमिक जो होती है धीरे धीरे जब सेल परिपक्व हो जाती है तो प्राथमिक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसके स्थान पे कौन बन जाती है, द्वितीय बन जाती है। ठीक है, और जो मिडल लेमेला है, बीच में जो लेमेला है वो क्या काम करता है, दो कोशिकाओं के बीच में कॉमन होती है, इसलिए ये जोड़ने का कार्य करता है। और इनमें यहाँ पे क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है जो दोनों कोशिकाओं के जीव जरियों को आपस में जोड़ता है। अब एक कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, सीधी सी बात है, क्या देगा, ये आकार देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्या देगा, आकार, आंतरिक क्षति को रोकता है एवं संक्रमण से भी क्या करता है, ये बचाता है। कोशिका से कोशिका अंतक्रिया आपस में करती है, ये जो चैनल जो होती है एक कोशिका और दूसरी कोशिका, ये है प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो है यहां से जीव जरिया और इसका जीव जरिया दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं। तो ये कोशिका अंतक्रिया आपस में क्या करती है, अंतक्रिया इंटरेक्शन होती है, दोनों के जो साइटोप्लाज्मा जो होंगे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। वो कहां से होंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हैं। अब अवांछनीय, अनडिजायरेबल जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए कैसा होती है, अवरोध का कार्य करती है। कैसा कार्य करती है, जो अनडिजायरेबल पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए क्या करेगी, ये अवरोध का कार्य करती है। अब देखो ये आपको बताई हुई है मिडल लेमेला, ये कॉमन होती है, यहाँ पे भी दूसरी सेल होगी। ठीक है, ये आपकी आएगी कौन सी, प्राइमरी वॉल, सेल वॉल है। ठीक है, और नीचे जो है वो आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। जब ये धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगी तो इसके स्थान पे कौन सी बन जाएगी, सेकेंडरी वॉल बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, सेकेंडरी वॉल। ठीक है, या द्वितीयक जो है वो भित्ति जो होगी वो बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपको ग्रीन दिख रही है ऊपर वाली, ये कैसी होती है, ये कॉमन होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, चैनल होता है जिसको बोला जाता है क्या, जो दो कोशिकाओं के जीव कोशिका द्रव्य को जोड़ता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये हेमीसेलुलोज है, माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, पेक्टिन होते हैं। नेक्स्ट जो है कोशिकांग। देखो अब अपन झिल्ली पढ़ चुके, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिकांग। कोशिकांग वहां पे अपन देखेंगे तो दो तरह के मेन जो है, एक तो होता है झिल्ली युक्त और दूसरा होता है बिना झिल्ली रही। तो अभी जो है वो कौन सा है, झिल्ली युक्त है। अच्छा, झिल्ली युक्त में भी दो तरह के हैं, जिसके अंदर क्या मिलते हैं, दोहरी झिल्ली वाले और एकल झिल्ली वाले। ठीक है, तो ये जो है वो कैसे है, एकल झिल्ली वाले हैं, जिसमें पहला जो है वो कौन है, अंतःप्रदव जालिका, जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम बोला जाता है। पहली बात ये कैसी होती है, एकल झिल्ली वाली है। ठीक, एकल
झिल्ली युक्त, सिंगल मेंबर वाला, ठीक है, एकल झिल्ली युक्त होती है, सिंगल मेम्ब्रेन वाली ये क्या होती है, कोशिकांग होता है। अच्छा, क्या होता है इसके अंदर, देखो ये आपको कहां पे मिलती है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का एनवलप है जिसमें बोलेंगे अपन केंद्रक झिल्ली, और ये इसका केंद्रक है। इसके चारों ओर जो होती है ये अपने को पाई जाती है, इसको बोला जाता है कौन सी, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, या खुरदरी, क्या बोलेंगे, अंतःप्रदव जालिका। कौन सी बोलेंगे इसको, खुरदरी अंतःप्रदव जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है RER, RER, ठीक है। दूसरी आप देख रहे हो ये वाली, जिसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, क्या बोला जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। अच्छा, ये स्मूथ है और ये आपको दिख रही है रफ दिख रही है, इसका कारण, या खुरदरी दिख रही है, इसका कारण जो है यहाँ पे आपको डॉट मिल रहे हैं, इसके कारण ये कैसी हो जाती है, खुरदरी दिखती है, ठीक है। और खुरदरी होने का कारण क्या, कि इसके ऊपर क्या मिलते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो RER जो होती है वो खुरदरी या जो रफ होने का रीजन क्या है, वहां पे प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम के प्रेजेंटेशन के कारण, या प्रेजेंटेशन के कारण क्या होता है, इज लुक लाइक अ रफ स्ट्रक्चर। कैसा दिख रहा है, ये रफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे राइबोसोम के करने उपस्थित होने के कारण ये कैसी होती है, रफ होती है, इसलिए इसको बोला जाता है RER। दूसरी होती है स्मूथ, जिसको बोलते हैं चिकनी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, प्रद्रव्य जालिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। स्मूथ, ये स्मूथ होती है, इस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो राइबोसोम इसमें क्या मिलेंगे, राइबोसोम जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होंगे, ठीक है, तो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, ये इसलिए स्मूथ दिख रही है। अच्छा, ये झिल्ली से बनी हुई होती है नलिकाओं, थैलियों के का एक नेटवर्क होता है, ये केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली हुई रहती है। ये केंद्रक से लगाकर कोशिका झिल्ली तक क्या होती है, फैली होती है। ये दो प्रकार की होती है, प्रकार इसके कितने हैं, दो प्रकार की है, 2 टाइप्स की होती है। पहली है RER और दूसरी होती है वो कौन सी होती है, SER, ठीक है। SER अभी बताया आपको कौन सी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। अब देखो रफ है, राइबोसोम आ गया, राइबोसोम का अपन ने काम कल पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है, तो इसका काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये प्रोटीन का नहीं करती, ये क्या करती है, आरबी इसमें राइबोसोम कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और अनुपस्थित होने के कारण ये दूसरा काम जो होता है, मेन इसका काम जो है वो क्या है, लिपिड का संश्लेषण करना है, यानी ये क्या करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है, ठीक है, या सिंथेसाइज करती है। दूसरा ये क्या बनाते हैं, स्टेरॉइड का भी संश्लेषण करती है, स्टेरॉइड जो होते हैं उनका भी ये संश्लेषण करती है। और विसरण है, विसरण का मतलब होता है पॉइजन जो होता है उसको ये खत्म करती है सेल के अंदर। दूसरा इसके कार्य जो है कैल्शियम का भंडारण एवं प्रोटीन और लिपिड का परिवहन करने में मदद करती है, प्रोटीन और लिपिड को परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, किस किस को, प्रोटीन एंड फैट्स जो होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। किसमें करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये है जो है वो ER है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या पे मिलती है, केंद्र से झिल्ली तक फैली हुई रहती है। ये दो प्रकार की होती है, एक रफ होता है, एक दूसरी होती है वो स्मूथ होती है। रफ इसके कारण है क्योंकि राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं, फिर जिसमें क्या करती है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, ठीक है। दूसरी जो होती है वो चिकनी होती है, जो लिपिड का संश्लेषण करती है, ठीक है, और स्टेरॉइड का भी संश्लेषण करती है और विसरण भी है, ठीक है। और इन दोनों का जो मिला के जो काम है वो क्या है, ये कैल्शियम तथा प्रोटीन और लिपिड का परिवहन में क्या करती है, मदद करती है या पार्टिसिपेट करती है। तो ये इसके मेन काम है। नेक्स्ट है गोल्गी, गोल्गी बॉडी, जिसको जो खोज जो की थी वो किसने की थी, इसकी कैमलियो गोल्जी ने की थी 1898 में, ठीक है। और ये जो है वो अलग अलग शेप की होती है, इसमें आपको वेसिकल भी मिलते हैं, ठीक है,
ट्यूबर शेप में मिलते हैं और अलग अलग आपको शेप भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह की होती है। एक तो होती है सिस्टर्नी, ठीक है, ये सिस्टर्नी शेप है। ठीक है, दूसरा जो होता है इसको बोला जाता है वेसिकल, ये इसको बोला जाता है क्या, वेसिकल। और ये जो है इसको बोला जाता है ट्यूबल, ट्यूब्स फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर में मिलती है, सिस्टम में मिलती है, ट्यूब्स फॉर्म में मिलती है और आपको वेसिकल में मिलती है। अच्छा, मेन काम क्या है कि ये जो प्रोटीन जो आता है इसके पास में, ये प्रोटीन को क्या करती है, पैकेजिंग करती है। यानी जैसे कोई सामान आता है तो कोई कंपनी जो होती है उसमें जैसे सामान जैसे डिस्चार्ज होता है तो कहीं जाके वो क्या होगा, गोदाम में जाके वहां पे जब पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग का काम होता है, यानी प्रॉपर उसको पैक किया जाता है। ठीक है, और फिर उसको आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पे भी जो बनेगा प्रोटीन, जैसे अपन ने देखा कि RER बना रहा था प्रोटीन। ठीक है, तो RER से वो किस में जाएगा, वो इसमें जाता है और वहां पे यहाँ पे क्या होती है, गोल्जी काय में क्या होती है, यहाँ पे पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग होके वो अलग अलग फॉर्म में जैसे वेसिकल फॉर्म में उनको बाहर भेजा जाता है जहां उसकी जरूरत होती है। अच्छा, इसके 2 फेज होते हैं, एक तो होता है सिस फेज और दूसरा होता है क्या, ट्रांस फेज। देखो यहाँ पे इसके कितने फेज है, 2 फेज होते हैं, एक तो होता है सिस फेज और एक कौन सा होता है, ट्रांस फेज होता है। ठीक है, ट्रांस फेज जो रहेगा वो ये कोशिका झिल्ली के पास में रहता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के पास में रहता है। कहां पे रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन के पास में रहता है। ठीक है, और दूसरा ये वाला फेज जो होता है वो किसके पास में रहता है, ER के पास में रहता है। तो आप देखो ऐसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आ गया ER और ER के ऊपर ही क्या आता है, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस का एक भाग तो रहेगा कहां पे, सेल मेम्ब्रेन के पास में, वो कौन सा रहता है, ट्रांस। ठीक है, और सिस भाग जो रहता है वो कहां पे रहता है, यहाँ पे। तो ER क्या करेगी, यहां से इसको भेजेगी। ठीक है, इनकमिंग ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल। ठीक है, और यहां से क्या होगी, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल। ठीक है, यहां से ये जाता रहेगा और सेल मेम्ब्रेन के पास में जाएगा, यहां से बाहर जाएगा। ठीक है, अगर जरूरत है तो यहाँ पे ये और क्या करती है, ये इस फॉर्म में क्या करती है, प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करती है। तो गोल्जी एपरेटस का मेन काम क्या है, इसका मेन काम जो है वो पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरा लाइसोसोम भी इसी से ही बनता है। लाइसोसोम जो होता है वो भी क्या होता है, इसी से ही बनता है। ठीक है, दूसरी चीज जो गुणसूत्र जो होते हैं उनके शुक्राणु के अंदर जो हेड होता है एक्रोसोम, वो भी इसी से ही बनता है। ठीक है, तो ये उसको एक्रोसोम को बनाने में भी मदद करती है, लाइसोसोम को बनाने में भी मदद करती है और प्रोटीन के पैकेजिंग में भी मदद करती है। ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो उनको के निर्माण में भी ये सहायक होती है। गोल्जी का है, इसकी खोज की थी कैमलियो गोल्गी ने 1858 में की थी। ये छपटी थैली जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं का समूह होता है, जो एक से एक के ऊपर कैसे होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं। ये कैसे होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। केंद्र के पास में सकेंद्रित व्यवस्थित होती है, केंद्र के पास में मिलती है ये। ठीक है, इसकी सतह 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी, सिस फेज, और दूसरी कौन सी होती है, ट्रांस फेज। सिस फेज जो निर्माणाकारी है, मतलब प्रोटीन आएगा या निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ से प्रोटीन निकलेगा, ये ने जो आ रही है लिख दो बड़ी। ठीक है, जिससे इसने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन कौन सी फेज में जा रहा है, सिस फेज में जा रहा है। यहां से होता हुआ धीरे धीरे इसका मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, मॉडिफिकेशन। प्रोटीन का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसी है, निर्माणाकारी है। निर्माणाकारी यानी मॉडिफिकेशन वाली है। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसी है, परिपक्व यानी मैच्योर है। कैसी है, ये मैच्योर फेज होती है, मैच्योर सरफेस है। ठीक है, और ये कैसी है, निर्माणाकारी है। ठीक है, जैसे ही आती है, अब इसके कार्य जो है वो क्या है, ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन की पैकेजिंग करेगी, ये जरूर याद करना है। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की क्या करती है, पैकेजिंग करती है। प्रोटीन का परिवहन में भी सहायक है, क्योंकि प्रोटीन यहां से पैकेजिंग हुआ, फिर यहां से वेसिकल में, और वेसिकल के रूप में इसको आगे भेजा जाएगा। ठीक है, तो मेन काम जो है प्रोटीन का पैकेजिंग करना है। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन का परिवहन करता है। इसके 2 फेज होते हैं, सिस फेज होता है और कौन सा होता है, ट्रांस फेज होता है। ट्रांस फेज रहता है वो कोशिका झिल्ली की तरफ रहता है। ये कहां पे रहता है, कोशिका झिल्ली की तरफ रहेगा, और ये कहां पे रहेगा, ER की तरफ रहता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, RER की तरफ ये रहता है।
इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी? कैमलियो गोल्गी ने की थी। तो ये है गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट है लाइन का, ठीक है। लाइन का जिसको बोला जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो एकल झिल्ली वाला ऑर्गन है। कौन सी है? एकल झिल्ली वाला, एकल झिल्ली वाला ऑर्गन है, ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। दूसरा सेकंड, इसका निर्माण जो अभी मैंने बताया कौन करता है? गोल्गी का ऐसे होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। और वो एंजाइम जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए वगैरह इन सब के पाचन करने की उनमें क्षमता पाई जाती है। जब भी कोई सेल को ऐसा लगता है कि वो डैमेज होने वाली है या डैमेज है, काम नहीं कर रही है, तो लाइसोसोम क्या कर लेती है? उसके अंदर ब्रस्ट कर लेती है, ठीक है। अब सपोज मान लो ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम क्या हो जाएगा? जैसे ही ब्रस्ट हो जाएगा तो इसके पाचक एंजाइम इस सेल के अंदर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सेल के अंदर आ जाएंगे। और सेल के अंदर आते ही ये पूरे पाचक एंजाइम उस सेल का क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं और खुद की सेल में खुद को ही मारते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम, सपोज मान लो जो बैक्टीरिया वगैरह जो अपने अंदर बॉडी के अंदर आते हैं, तो न्यूट्रोफिल नाम की एक जो या मोनोसाइट नाम के क्या होते हैं? 2 आरबीसीज होती है अलग अलग तरह की। तो ये क्या करती है? उनको जब भी अंदर लेती है अपने अंदर, यानी फेगोसाइटोसिस, यानी उस बैक्टीरिया को जब ये सेल जो होगी डब्ल्यूबीसी वाली, ये जब अपने अंदर लेगी न्यूट्रोफिल, तो ये अंदर जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फट जाएंगे, ठीक है। और उस बैक्टीरिया को सेल के साथ में मार देते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है। तो बैक्टीरिया अंदर तो न्यूट्रोफिल इसलिए नेचुरल किलर बोला जाता है। वो क्या करती है? उसको मारने का काम करती है, ठीक है। क्यों? तो वो भी सेल है और सेल के अंदर भी क्या होगा? लाइसोसोम होते हैं। तो न्यूट्रोफिल में भी क्या होगा? आपको लाइसोसोम होंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? बैक्टीरिया जो भी अंदर आएगा, जैसे बैक्टीरिया आया तो लाइसोसोम फट गया और उसको मार दिया, ठीक है। वो खुद भी मरा, ठीक है, और इसको भी मारा। हम तो वही, ठीक है, हम तो डूबे डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, तो वो वाली बात हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेल भी मरी और बैक्टीरिया भी मर गया, ठीक है। तो ये जब भी क्षतिग्रस्त कोई ऐसे टिश्यूज होते हैं, ये सॉरी अपने जो सेल होती है, उनको ये क्या करती है? डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है, वन आउट टिश्यूज या और सेल्स। इसमें क्या मिलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। पाचक एंजाइम होते हैं जिसमें हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोलेज वगैरह ये क्या है? ये इनको डाइजेस्ट करने वाले, ये सभी तरह के इसमें एंजाइम मिलते हैं। कोशिका के अंदर अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ एवं क्षतिग्रस्त अंगों का ये क्या कर लेती है? पाचन कर लेती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है। तो सुसाइडल बैग सेल किसको बोला जाता है? किसको? लाइसोसोम को बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो जिसको सूत्रकणिका भी बोला जाता है हिंदी के अंदर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया ध्यान रखना, ये दोहरा जो है झिल्ली युक्त ऑर्गन होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली में आप देखोगे ये है इसकी बाहर वाली झिल्ली जो आपको रेड कलर से थोड़ा सा दिख रही है। अंदर वाली झिल्ली जो येलो रंग की आपको दिख रही है, अंदर वाली झिल्ली ऐसी हुई है कि सपोज मान लो ये बाहर वाली झिल्ली है, ये अंदर वाली झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली कुछ इस तरह से हो गई है, फोल्ड हो गई ऐसे। जो फोल्ड हो गई उसको जो उंगली नुमा उभार जो बनते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहे हैं आपको, इसको कॉल्ड क्रिस्टी। क्या बोला जाएगा? इसको क्रिस्टी बोला जाएगा। जो आपको कैसे फिंगर लाइक जो दिख रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो क्रिस्टी होता है उसके बीच में कई सारे क्या होता है? लिक्विड जो चलता है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड जो इसके अंदर मिल रहा है। तो फ्लूइड इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। और क्या मिलता है? और इसके अंदर डीएनए, क्या मिलेगा? इसका
डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर डीएनए मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम कौन से टाइप का मिलता है? 70S टाइप का मिलता है। कौन से टाइप का मिलता है? 70S टाइप का मिलता है। 70S टाइप का आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है और दूसरा अपने को यहाँ पे भी मिल रहा है। अच्छा, इसमें देखो कोशिकांग के अंदर कोशिकांग है, ठीक है, याद रखना ये कोशिकांग है, ये भी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स है, और ऑर्गेनेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम, ठीक है। डीएनए इसका खुद का डीएनए है, इसके अंदर ये सेल्फ रेप्लिकेशन की क्या होती है? क्षमता होती है, यानी ये अपने आप को क्या कर सकता है? इसमें अपने आप को डबल कर सकता है ये, ठीक है। इसमें सेल्फ, क्योंकि इसके पास में खुद का क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। अब देखो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है वो एटीपी का सिंथेसिस होते हैं, एटीपी, एटीपी जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा की करेंसी होती है। क्या होती है? करेंसी, ठीक है। एटीपी जो है वो क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी की क्या है? ये करेंसी है, ठीक है। एटीपी किसकी करेंसी है? एनर्जी की करेंसी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पायरुविक एसिड में चेंज होता है, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम प्रवेश करता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन पूरा संपन्न होता है। और जब संपन्न होता है तो यहाँ पे बनता है एटीपी। क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। 38 एटीपी फॉर्म होते हैं, और 38 एटीपी जो बनते हैं वो ऊर्जा की करेंसी है, और वो किसके अंदर बन रहे हैं? इसके अंदर बन रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो कहां पे होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप क्रिस्टी पे देखोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से पार्टिकल्स मिलते हैं, इनको बोला जाता है F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। क्या बोला जाता है? ऑक्सीसोम। और एटीपी का सिंथेसिस जो होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एंजाइम मिलते हैं, एटीपी से रिलेटेड एंजाइम कहाँ पे मिलते हैं? जो है F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम पे मिलते हैं, जो कहाँ पे होते हैं? इस फिंगर लाइक जो सिस्टर्न नहीं होती है, ठीक है, क्रिस्टी, सॉरी सिस्टर्न नहीं, क्या क्रिस्टी, क्रिस्टी के ऊपर ये ऐसे मिलते हैं रैकेट जैसे, जब बैडमिंटन का रैकेट होता है उस तरह के होते हैं, जिनको F1, ठीक है, पार्टिकल्स कहा जाता है या ऑक्सीसोम कहा जाता है। इसमें एटीपी के क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। और यहाँ पे एंजाइम्स से क्या बनता है? एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला होता है। बाहर वाली झिल्ली वो कैसी होती है? वो स्मूथ होती है। अंदर वाली झिल्ली कैसी होती है? फोल्डेबल हो जाती है, जो क्या बनाती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इसको ऑल द क्रिस्टी, क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है। अंदर जो है वो मैट्रिक्स भरा रहता है, लिक्विड को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स के अंदर क्या मिलता है? डीएनए मिलता है, कुछ मात्रा में आपको आरएनए भी मिलेगा, कुछ मात्रा में क्या मिलेगा? राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब डीएनए, राइबोसोम, आरएनए सारे आगे इसके अंदर, मतलब इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्या होती है? क्षमता होती है, ठीक है। ये अपनी कॉपी कर सकता है, ठीक है। तो अर्ध स्वायत्त अंग भी बोला जाता है इसको एक तरह का, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो होते हैं वो आप क्रिस्टी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उस पर F1 पार्टिकल्स मिलते हैं, जहां पे क्या होता है? इसको ऑक्सीसोम भी बोला जाता है F1 पार्टिकल्स को। और इसके अंदर एटीपी से सिंथेसिस क्या होता है? एंजाइम होते हैं, और एटीपी का यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड द करेंसी ऑफ द एनर्जी, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में जो श्वसन की क्रिया वो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है, और एटीपी जनरेट होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसकी बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, आंतरिक झिल्ली में अधात्री की तरफ अंतर्वलन हो जाता है। कैसे हो जाता है? अंतर्वलन, जिन्हें क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। जो फिंगर लाइक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। मैट्रिक्स में आपको डीएनए मिलेगा, और क्या मिलेगा इसके अंदर? कुछ मात्रा में आपको आरएनए मिलता है, और 70S प्रकार का क्या मिलता है? इसमें राइबोसोम होता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के घटक होते हैं इसके अंदर, और कोशिका में ऊर्जा ग्रह बोलते हैं इसको, शक्ति ग्रह,
ठीक है, या ऊर्जा ग्रह बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का उत्पादन होता है। ठीक है, और ये कौन से श्वसन में होता है, वायवीय श्वसन से संबंधित होता है, और सेलुलर कोशिकीय, कोशिकीय और वायवीय श्वसन से संबंधित होता है। यानी श्वसन के दौरान, श्वसन में, ठीक है, कहां पे पूरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, और पूर्ण होने के बाद में क्या बनाता है, एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं, एटीपी बनते हैं, जिसको एटीपी करेंसी ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखने वाली बातें जो है वो ये। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की थी वो किसने की थी, अल्टमान ने, अल्टमान ने की। अल्टमान, ठीक है, और बेंडा ने इसको नाम दिया था, खोज और नाम जो दिया था वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था नाम। ठीक है, बेंडा ने इसको क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो बेंडा ने इसको नाम दिया, अल्टमान ने इसकी खोज की। ठीक है, इसको सूत्रकनिकाय बोला था, और बेंडा ने इसको क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया बोला। तो ये है अपने राइबोसोम, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है वो है प्लास्टिड। नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड जिसको बोला जाता है लवक, ये केवल किसमें मिलता है, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में अनुपस्थित है, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये भी कैसा है, ये भी द्वारी झिल्ली वाला है। तो देखो, एक तो आया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन आया, प्लास्टिड। ये दो ऐसे जो कौन से द्वारी झिल्ली वाले युक्त होते हैं कोशिकांग, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। ये वर्णक के आधार पे, किसके आधार पे, इसके अंदर कौन से वर्णक पाए जाएंगे, इसके आधार पे इनको तीन भागों के अंदर बांटा है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट उसमें अंदर, देखो ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोला जाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल एक वर्णक है, क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक है जो पौधे को हरा रंग प्रदान करता है और फोटोसिंथेसिस में ये काम आता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ये इसमें अंदर जो मिलते हैं ये कलर रंगीन होता है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, कई तरह के अलग अलग जो है वो वर्णक का पाए जाते हैं, कलरफुल वाले। ठीक है, इसमें कैरोटेनॉइड्स वर्णक पाए जाते हैं। फल फूल जो इनके रंग जो होते हैं, आपने देखे फूलों का अलग अलग कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तीसरा जो है वो कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। तीसरा कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन होता है। ठीक है, और भोजन और स्टार्च और तेल का भंडार, ये तीन चीजों का करता है। भोजन में भी किसको, स्टार्च को, तेल को और प्रोटीन को करेगा। ठीक है, तो भोजन को जैसे स्टार्च को करता है, इसको बोला जाता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट बोला जाता है, जो किसको करता है, स्टार्च को करता है। तेल या वसा, वसा को करता है, उसको बोला जाता है क्या, एलियोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, एलियोप्लास्ट, जो वसा का संचयन करता है। जैसे तिलन वाले, ठीक है, सरसों जैसे है, सरसों के बीज में, सूरजमुखी के बीज में। ठीक है, और आप देखोगे तिलन वाले। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, उसको क्या बोला जाता है, एल्यूरोप्लास्ट बोला जाता है, प्लास्ट बोला जाता है, या प्रोटीनोप्लास्ट भी बोला जाता है, प्रोटीनोप्लास्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोटीन का जो ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगीन होते हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता है ये। ठीक है, और इसके अंदर प्रोटीन क्या करते हैं, तो क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, वसा का जो संश्लेषण करता है, जैसे सूरजमुखी वगैरह, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, एलियोप्लास्ट। और एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च का करता है, जैसे गेहूं है, चावल है। ठीक है, जिसमें वसा का क्या होता है, संचय होता है, उसको बोला जाता है, स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं।
ठीक है, तो उनको ये तीन प्रकार के हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट, ठीक है, जिसमें अंदर क्या होता है, वसा होती है, तेल होता है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च होता है। प्रोटीनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट में प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी करते हैं। ठीक है, कैरोटोनिक जो नारंगी रंग देता है क्रोमोप्लास्ट में। दूसरा होता है जैसे जेंटोफिल है, जेंटोफिल जो कैसा कलर देता है, पीला कलर देता है। जेंटोफिल जो कैसा देता है, पीला रंग देता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये क्रोमोप्लास्ट, ये कलरफुल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसको अलग से अपन पढ़ेंगे क्लोरोफिल को। अब नेक्स्ट आ गया कौन है, क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं हरित लवक। अच्छा, दोहरी झिल्ली वाला होता है, ये भी कैसा होता है, ये दोहरी झिल्ली वाला है। दूसरी चीज इसके अंदर जो है वो बाहर वाली झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली, दो झिल्लियां होती है, बाहरी और एक तो बाहरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली पे जो स्पेस मिलता है, ठीक है, अंदर वाला, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर आपको सिक्के के समान कई सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको बोला जाता है क्या, थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड जो होते हैं वो सिक्कों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और जब सिक्के के सिक्के बन जाते हैं तब उसको बोला जाता है, उस स्ट्रक्चर को ग्रेना। क्या बोला जाता है, ग्रेना। ठीक है, और थैलेकॉइड के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। किसमें पाया जाता है, थैलेकॉइड के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये बाहरी झिल्ली वाला है। ठीक है, इसमें बाहर की झिल्ली है और अंदर की झिल्ली है। तो एक तो झिल्ली ये वाली है, दूसरी जो है वो ये वाली है। इसके अंदर वाला स्पेस जो है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिक्के के समान इस तरह से वन, फिर इसके नीचे दूसरा, फिर इसके नीचे दूसरा, इसको बोला जाता है क्या, थैलेकॉइड। थैलेकॉइड क्या बोला जाएगा, इसको थैलेकॉइड बोला जाता है। ये थैलेकॉइड जो होते हैं ये वाले, थैलेकॉइड के अंदर, इसके अंदर ही क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। क्या मिलता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड के अंदर। सॉरी। दूसरे, ये पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। इसका मतलब जहां आपको हरा रंग मिलता है पौधे के अंदर, यानी सबसे ज्यादा मिलता है पत्तियों के अंदर, तो ये पत्तियों के अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है, या एविडेंट में मात्रा में ये प्रेजेंट होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो पत्तियों के अंदर कहां पे प्रेजेंट होता है, तो ये पत्तियों के अंदर जो मीजोफिल की सेल होती है वहां पे ये इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्तियों के अंदर भी क्या पाया जाता है, मीजोफिल के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो जैविक संपन्न होती है, किसके अंदर, ग्रेना के अंदर और स्ट्रोमा के अंदर। दोहरी झिल्ली युक्त वाला है। पत्तियों के अंदर मीजोफिल की जो सेल होती है, कौन सी सेल, मीजोफिल। मीजोफिल की कोशिकाओं के अंदर ये पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य एवं झिल्ली से घिरे स्थान को स्ट्रोमेटा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में कई व्यवस्थित चपटी झिल्लीदार थैलियां पाई जाती है, जो आप, ठीक है, जिन्हें थैलेकॉइड कहा जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है, थैलेकॉइड कहा जाता है। ये थैलेकॉइड कहा जाता है। ठीक है, और थैलेकॉइड के अंदर ही क्या मिलता है, इसके अंदर क्या मिलता है, अंदर कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। तो थैलेकॉइड के अंदर क्या मिलता है, ये क्लोरोफिल मिलते हैं। थैलेकॉइड की झिल्ली से घिरा स्थान को ल्यूमेन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, ल्यूमेन। थैलेकॉइड की झिल्ली से घिरे स्थान को क्या बोला जाएगा, ल्यूमेन। ये इसके जो बीच में जो भाग है इसको क्या बोलेंगे अपन, जो ल्यूमेन बोला जाता है। जो गर्त होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, ल्यूमेन। ये वाला है थैलेकॉइड, जैसे कट के आपको बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। थैलेकॉइड में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है। थैलेकॉइड के ढेर के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें ग्रेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेना। ये बहुवचन है, एक होगा सिंगल, एक है तो उसको बोला जाएगा ग्रेनम। क्या बोला जाएगा, ग्रेनम। ठीक है, छोटे एवं बारी कुंडलित वृत्ताकार, इसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखना। और इसके अंदर भी 70S टाइप का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो अभी तक अपने पास में दो ऐसे ऑर्गेनेल्स आए जिनके अंदर डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो पहला जो है वो कौन सा है,
एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा जो है वो कौन सा है, ये क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड है। तो ये होते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कलरफुल होता है, सॉरी ये रंग ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो कैसा होता है, रंगीन होता है। ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट है, CH क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। इसमें कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, फल और फूलों को रंग प्रदान करता है ये। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट 3 तरह के होते हैं, जो तेल का स्टोरेज करेगा उसको बोला जाएगा एलियोप्लास्ट। ठीक है, जो स्टार्च का संचयन करेगा उसको बोला जाएगा एमाइलोप्लास्ट, और जो प्रोटीन का संचय करेगा उसको बोला जाएगा एलिरोप्लास्ट बोला जाएगा, या प्रोटीनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर अपन ने देखा कभी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त वाला होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये कहाँ मिलता है ज्यादा, ये मीजोफिल की सेल में मिलता है, जो पत्तियों की सेल है। ठीक है, इनके अंदर जो आंतरिक झिल्ली है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में कई सारे ढेर के ढेर किसके मिलते हैं, थैलेकॉइड के, और थैलेकॉइड के अंदर क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही संपन्न होती है। इसके पास में खुद का डीएनए होता है और क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, प्लास्टिड। फिर है राइबोसोम। ये झिल्ली रहित कोशिकांग, इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है। आरएनए और प्रोटीन से ये मिलकर बने हुए होते हैं। किससे बनते हैं, आरएनए और प्रोटीन से। इसका मेन काम जो है वो क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस है, और इसको अपन ने आगे देखा भी था। ये 2 तरह से होता है, एक तो 80S वाला होता है जिसकी 2 उप इकाइयां होती है 60 और 40, और 70 वाले की होती है ये। ठीक है, और ये जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो मैंने बताया था जो mRNA होता है उसके ऊपर ये आते हैं। तो ये राइबोसोम है और ये राइबोसोम, एक बड़ी वाली यूनिट है, एक छोटी वाली यूनिट है, ये राइबोसोम है। ठीक है, ये भी क्या है, राइबोसोम। ठीक है, और यहाँ पे ये किसको जोड़ेंगे, एमिनो एसिड को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, और एमिनो एसिड जो हो गए वो बहुत सारे जो जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे ये आगे चल के, ये बनाएंगे प्रोटीन। और इस प्रोसेस को क्या बोला था मैंने, अनुवाद। क्या बोला था, अनुवाद बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है इसको, ट्रांसलेशन बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो होती है वो क्या होती है, एकल झिल्ली वाली है। ठीक है, तो ये कैसी है, ये एकल झिल्ली वाली है, यूनिमेम्ब्रेन होती है। झिल्ली से घिरी होती है, स्थान जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। अच्छा, पादपों के अंदर ये बड़ी होती है। पादपों के अंदर कोशिका जो के अंदर रिक्तिकाएं जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि केंद्र को भी एक तरफ ये खिसका देती है। अच्छा, मेन चीज जो है वो इसके अंदर ये है कि ये एकल झिल्ली वाली है, और इसकी झिल्ली को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। जो झिल्ली होती है उसको क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो ये इसमें देखो आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कौन सी है, कॉन्ट्रेक्टाइल। ठीक है, संकुचनशील वाली। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सी है, फूड वैक्यूल है। कौन सी वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल। ठीक है, खाद्य दानी। इसका कारण भंडारण, अपशिष्ट को निपटाना। अपशिष्ट हो गए प्लांट के अंदर, देखो कोई इसमें सेल कोई एक्सक्रीटिव सिस्टम होता नहीं है, तो वहां पे जो अपशिष्ट का जो होगा आदान प्रदान वो किससे के कारण होगा, रिक्तिकाओं के कारण या वैक्यूल से होता है। खनिज लवणों का भंडारण करती है। पौधों के अंदर जल को संतुलन का बनाए रखती है, जल का संतुलन, ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन करती है, यानी ग्रेडियंट को ये क्या करती है, मेंटेन करती है। किसके, ऑस्मोटिक, जिसके कारण क्या होगा, इसमें परासरण की क्रिया या विसरण की क्रिया आसानी से हो सके। तो ये इसके कार्य है। ठीक है, तो और अलग अलग तरह की होगी, किसी में मिलती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलती है, किसी में मिलती है फूड वैक्यूल मिलती है। ठीक है, ये पैरामीशियम है, दूसरा अमीबा है। नेक्स्ट है तारक। तारका में याद रखना है, ये केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में प्रेजेंट। ठीक है, और पादप कोशिका में कैसा होता है, ये अनुपस्थित होता है। पादप में अनुपस्थित है और इसमें इसका जो शेप जो होता है उसके अंदर ये जो ट्रिपलेट होते हैं, क्या होते हैं,
ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 माइक्रोट्यूबल्स होती है, ये आपको 1 2 एंड 3 ये 3 होती है, ठीक है। फिर ये अंदर की तरफ क्या होती है, वापस जुड़ी हुई। अच्छा ये टोटल जो 3 का समूह है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, यानी 9 तो है बाहर और बीच में कितनी 0, ठीक है। ये ट्रिपलेट फाइबरस है, ठीक है, यहाँ पे ये सेंट्रल। अच्छा ये 9 प्लस 0 के रेशियो के अंदर पाई जाती है। इसका शेप जो है बैलगाड़ी के पहियों के जैसा, इसको कार्ट ऑफ व्हील बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्ट ऑफ व्हील, कार्ट ऑफ व्हील बोला जाता है, कार्ट ऑफ व्हील, ठीक है। बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। 9 और 1 में फाइबर में ये व्यवस्थित होती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है आकृति, इसलिए कार्ट ऑफ व्हील बोला जाता है। तारका ये 2 सेंट्रियोल से बनी हुई होती है। किसमें, इसमें कैसे होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल्स कितने होते हैं, 2, दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। तारक केंद्र बेलनाकार संरचना के होते हैं और ये किससे बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तारक केंद्र जंतु कोशिकाओं में तथा कोशिका विभाजन के समय ये मदद करता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन के समय ये क्या करता है, ये बनाता है तर्कु तंतु। कौन से, तर्कु तंतु बनाता है, ठीक है, जो सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। जो किससे जुड़ता है, तर्कु तंतु को बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर, स्पाइंडल फाइबर बोला जाता है। जो किससे जुड़ते हैं आगे चल के, जो जुड़ते हैं सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर किसका पार्ट है, सेंट्रोमियर जो है वो किसका, क्रोमोजोम का, क्रोमोजोम्स का पार्ट है, यानी गुणसूत्र का। दूसरा है कसाबिका और पक्षमाबिका। कसाबिका और पक्षमाबिका, देखो कसाबिका यानी फ्लैजेला, फ्लैजेला लंबा होता है और पक्षमार्क जो होते हैं या जिसको बोलते हैं सीलिया, वो छोटे होते हैं, ठीक है। कोशिका की सतह से निकलने वाली छोटे बाल जैसी संरचना को पक्षमार्क, लंबी धागेनुमा संरचना को कसाबिका या फ्लैजेला कहा जाता है। पक्षमार्क एवं कसाबिका जीवदरीय झिल्ली से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। ये एक झिल्ली से क्या होंगे, ढके हुए रहेंगे। ये झिल्ली है, ये आपको देख रहे हो, इसके अंदर ये ढके हुए। इसके मेन एक्सिस को बोलते हैं एक्सोनिमा, क्या बोला जाता है, जिसको अक्षसूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये अक्षसूत्र, ठीक है। इनके कोर को क्या बोलेंगे, अक्षसूत्र बोलेंगे। ये सूक्ष्म नलिकाओं से बना हुआ होता है। आप देख रहे हो इसमें बहुत सारी आपको छोटी छोटी और नलिकाएं, ये इसका जीवदरी है, ठीक है। और ये लंबा एक धागा का धागा ही है, जिसको इसको आगे से अगर बड़ा करेंगे तो ये इस तरह से धागा का धागा चल रहा है। ये इसके अंदर ट्यूब चलती है, ठीक है। इसमें ए ट्यूबल होती है और बी ट्यूबल होती है। ए ट्यूबल जो होती है यहाँ पे डाइन आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइन आर्म बोलते हैं। डाइन आर्म जो होती है यहाँ पे एटीपी से रिलेटेड क्या मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं और एटीपी का सिंथेसिस होता है, जिससे ये मूवमेंट में इसको मदद मिलती है। इनका क्या होता है, देखो आप देखोगे 1 से लगाकर या 9 तो होते हैं बाहर और 2 जो ट्यूब होती है वो क्या होती है, बीच में होती है, ठीक है। तो सेंट्रल में कितनी होती है, 2 होती है, इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो 9 जो ट्यूब है, ये इस जो सेंट्रल सीट होती है, सेंट्रल सीट इससे जुड़े हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोला जाता है, रेडियल स्पोक बोला जाता है, जो सेंट्रल सीट से जुड़ा हुआ रहता है, सेंट्रल सीट से। तो कितने रेडियल स्पोक होंगे, 9 जोन है और 9 के 9 क्या होंगे यहाँ पे, इससे 9 के 9 जो ट्यूबल है वो इससे जुड़े हुई रहती है। बीच में कितनी है, 2 है, बीच में कितनी, अच्छा ये डाइन है, ये डाइन आर्म्स, इनर आर्म्स और आउटर आर्म्स, ठीक है। डाइन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, एटीपी से रिलेटेड होते हैं, एटीपी बनती है और इससे क्या होती है, इसको गति प्रदान होती है। क्या होती है, गति मिलती है, ठीक है। सूक्ष्म नलिकाओं से बनाता है जो व्यवस्था 9+2 के रूप में होती है। तो ये होती है, ये माइक्रोट्यूबल्स या सूक्ष्म नलिकाओं से, माइक्रोट्यूबल्स बोलेंगे सूक्ष्म नलिकाओं को, ठीक है, उनसे बने हुए होते हैं छोटी छोटी ट्यूब से। इनका जो बाहर की तरफ ये 9, जिसको पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरल में आपको 9 ट्यूब मिलती है जो डबलेट होती है। कैसी होती है, डबलेट, डबलेट मतलब 2-2 1 2 1 2 1 2, 2 के जुड़ने रहती है, ठीक है। अच्छा ये भी और भी माइक्रोट्यूबल से बनी हुई होती है, छोटी छोटी और ट्यूब होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये मिलके फिर क्या बनती है, डबलेट्स बनती है। और डबलेट जो होते हैं वो सेंट्रल सीट होती है बीच के अंदर, उससे किससे जुड़ते हैं, ये स्पोक से जुड़ते हैं, जिसको रेडियल स्पोक का कहा जाता है, ठीक है। और आप देखोगे इसमें 2 डाइन आर्म्स होती है, एक तो आउटर होती है, एक इनर होती है। जो ए वाली होती है, ठीक है, वो जो क्या बनाती है, जो आउटर होती है
उसमें क्या होते हैं, आपको पाए जाते हैं एटीपी से रिलेटेड एंजाइम, जो इसको क्या करते हैं, गति प्रदान करवाते हैं। तो ये होती है कशाभिका और पक्षमाप। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप देखने जाओगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला है क्रोमेटिन, दूसरा जो है न्यूक्लियोलस केंद्रिका, और उसके बाद में जो है आपको याद रखना है इसके अंदर जो इसका न्यूक्लिक जो प्लाज्मा होता है, न्यूक्लियर प्लाज्मा जिसे कहते हैं, वो इसके अंदर होता है। केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है वो पोरस होता है। कैसा होता है? पोरस होता है, यानी छिद्रित होता है। ठीक है, आपको बहुत सारे छेद मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? छेद मिल रहे हैं। ठीक है, डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा, कौन सा है? एमआरएनए, वो अंदर बनता है। ठीक है, एमआरएनए यहाँ से छेद में से होता हुआ बाहर आता है, तो ट्रांसफर होता है यहाँ से प्रोटीन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्रांसफर होते हैं। तो केंद्रक दोहरी झिल्ली वाला है, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है। किसी भी सेल का जो कंट्रोल सेंटर जो होता है वो कौन होता है? केंद्रक होता है। आनुवंशिक सामग्री रखना, राइबोसोम संश्लेषण में शामिल होना, ये केंद्रिका है। ठीक है, केंद्रिका करती है, राइबोसोम के संश्लेषण में मदद करती है। तो केंद्रिका का क्या उपयोग है? जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस बोला जाता है, जो क्या बनाता है? राइबोसोम के संश्लेषण में मदद करता है। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर लैमेला है, बीच में जगह को न्यूक्लियोलस है। ठीक है, क्रोमेटिन्स है और न्यूक्लियो प्लाज्मा है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बाहर है और बाहर इसके राइबोसोम है। ठीक है, स्तनधारियों में किसमें केंद्रक नहीं मिलता है? ये इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, एक तो मिलता है आरबीसी में, और दूसरा होता है चालनी नलिकाओं में, जिसको बोलेंगे अपन स्वीट ट्यूब्स। स्वीट ट्यूब जो होती है उनके अंदर नहीं मिलता। ये किसमें मिलती है? फ्लोएम के अंदर। किसमें मिलती है? फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम के अंदर जो होता है, उनके अंदर जो होती है स्वीट ट्यूब जो होती है, उनके अंदर आपको न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। केंद्रक का भाग कौन कौन से होते हैं? केंद्रक झिल्ली है, जो दोहरी झिल्ली वाली होती है। केंद्रक में छिद्र होते हैं, जो पदार्थों को केंद्रक के अंदर बाहर ले जाने में सहायता करते हैं। तो आपको बहुत सारे होल दिख रहे हैं, वो इसमें सहायता करेंगे। केंद्रक द्रव, जिसमें केंद्रक द्रव के अंदर तरल पदार्थ होता है। इसमें और क्या मिलता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मतलब होता है डीएनए और प्रोटीन से मिश्रण से जो आगे चल के क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। अब देखो क्रोमेटिन को थोड़ा सा समझते हैं अपन, कि अगर आपको क्रोमेटिन कुछ इस तरह से मिलता है, धागे नुमा से, तो इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन। ठीक है, लेकिन जब कोशिका विभाजन की अवस्था में जाती है, किसमें जाती है? विभाजन में। ठीक है, डिवाइडेशन में जाती है, डिवाइडिंग में जाती है। ठीक है, तब ये क्रोमोसोम जो होते हैं, ये क्रोमेटिन जो होते हैं, वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको बोला जाता है क्या? क्रोमोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। ये है गुणसूत्र, इसको बोला जाता है क्रोमोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन गुणसूत्र। तो क्रोमेटिन धागेनुमा है, जब भी कोशिका विभाजित करेगी तब ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? गुणसूत्रों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और गुणसूत्र जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। किस किस से? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर होती है केंद्रिका, जिसको बोला जाता है क्या? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो राइबोसोम के संश्लेषण में मदद करता है। ये ध्यान रखना, सिंथेसिस ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम को बनाने के लिए कौन करेगा? केंद्रीय। और राइबोसोम खुद क्या बनाता है? प्रोटीन्स। किसमें मदद करता है? वो प्रोटीन बनाने के अंदर मदद करता है। तो ये है न्यूक्लियस। क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है? क्रोमेटिन मुख्यतः इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ये नाभिक में बारीक धागे का जाल के रूप में फैले हुए रहते हैं। कोशिका विभाजन होने लगती है तब क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम बनते हैं यानी गुणसूत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, अब गुणसूत्रों को अगर अपन देखने जाए तो उसके अंदर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है। ये होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ठीक है, अच्छा, डीएनए को और जूम करके देखेंगे तो डीएनए आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। फिर इसके ऊपर ये डीएनए जो होता है वो इस तरह से लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डीएनए, और अंदर जो ये पिंक कलर के, इसको बोलते हैं प्रोटीन। और ये कौन सा प्रोटीन है? ये होता है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है इसके अंदर? हिस्टोन प्रोटीन। यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इसको बोलते हैं स्टिंग ऑफ द ऑन द बीड। स्टिंग ऑन द बीड बोलते हैं। ठीक है, स्टिंग ऑन बीड। ठीक है, जैसे माला की जो मणि जो होते हैं उस तरह से ये बने हुए रहते हैं धागे के रूप में। ये दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो यूक्रोमेटिड और हेट्रोक्रोमेटिड। ठीक है,
ये हल्के रंग के होते हैं और सक्रिय होते हैं। सक्रिय का मतलब होता है ये आगे चल के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब ये सक्रिय काम कर रहा है, तो इसका मतलब सक्रिय। हल्के जो होते हैं वो गहरे रंग वाले होते हैं, कम सक्रिय होते हैं या निष्क्रिय डीएनए होते हैं, जो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते। सक्रिय का मतलब क्या है, जो प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए का काम ही क्या है, प्रोटीन का बनाना है। क्रोमेटिन का कार्य आनुवंशिक जानकारी का भंडारण होता है, ठीक है, डीएनए में सुरक्षित रहता है। तो डीएनए को क्या बोला जाता है, आनुवंशिक पदार्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आनुवंशिक पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। और जीन, इसके ऊपर जो प्रोटीन बनाने वाला जो खंड होता है, यानी क्या होता है, इसको बोला जाता है जीन। जीन क्या आनुवंशिक इकाई है, आनुवंशिक इकाई है, ठीक है। और गुणसूत्र जो है उनको बोला जाता है क्या, ये आनुवंशिक वाहक है, आनुवंशिक वाहक है, ठीक है। आनुवंशिक वाहक किसको बोलेंगे, गुणसूत्र को। आनुवंशिक पदार्थ किसको बोलेंगे, डीएनए को। और डीएनए का खंड जो कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है उसको बोला जाता है जीन, ठीक है। यानी डीएनए बहुत बड़ा, उसका कोई भी खंड जो होते हैं, जो जो प्रोटीन बनाते हैं उनको बोला जाता है जीन बोला जाता है। जीन की अभिव्यक्ति अगला एक्सप्रेशन। क्रोमेटिन की संरचना जीन की सक्रियता को प्रभावित करती है। क्रोमेटिन कैसा है, उसकी संरचना जो होगी वो किसको प्रभावित करती है, जीन की अभिव्यक्ति पे। कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन संघनित होकर किसमें बदल जाते हैं, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र में बदल जाते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन किसमें बदलता है, क्रोमोसोम्स में बदलता है। दो तरह के होते हैं, यूक्रोमेटिन जो सक्रिय होते हैं, डीएनए प्रोटीन बनाएंगे। दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन जो गहरे रंग के होते हैं और कम सक्रिय होते हैं। अब एक गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र जो है वो क्या है, गुणसूत्र जो डीएनए और प्रोटीन से बनी संरचना होती है, जो नाभिक या न्यूक्लियस में पाई जाती है। ये आनुवंशिक सूचनाओं को अलग पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके जाती है। इसलिए गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं अपन, वाहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाहक है। कौन सा वाहक है, आनुवंशिक वाहक है, ठीक है। ये इसके ऊपर ही होता है डीएनए। अच्छा, गुणसूत्रों को अगर देखेंगे तो अपने को गुणसूत्र कुछ इस तरह से नजर आएंगे। बीच में इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर बोला जाता है, ठीक है। ऊपर जो होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं काइनेटोफोर, काइनेटोफोर बोला जाता है, ठीक है। काइनेटोफोर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये इसके आधे गुणसूत्र जो होते हैं, इसके आधे, इसको बोलेंगे अर्ध गुणसूत्र या इसको बोला जाता है क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, आधे गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है, अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स बोला जाता है। अच्छा, सेंट्रोमियर की स्थिति कैसी है, बीच में है या उसे, इसके आधार पर इनको अलग अलग भागों के अंदर बांटा है। तो देखो, गुणसूत्र के प्रकार सेंट्रोमियर की स्थिति, अगर मेटासेंट्रिक, सपोज मान लो गुणसूत्र है, ये है बिल्कुल बीच में लिखा हुआ, तो ये फर्स्ट नंबर वाला हो गया, मेटासेंट्रिक हो गया। यानी सेंट्रोमियर बीच में होता है, दोनों आर्म्स बराबर होते हैं। सब मेटासेंट्रिक यानी थोड़ा सा अब आपका ऊपर चला गया, ठीक है। ये सब थोड़ा सा मिडल से ऊपर चला गया, ये दूसरे नंबर जिसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। जिसको बोलेंगे सेंट्रोमियर थोड़ा सा किनारे की ओर हो जाता है, एक आर्म्स बड़ी हो जाती है, एक आर्म छोटी हो जाती है। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एकदम किनारे के पास में आ जाता है, ठीक है। अब एक्रोसेंट्रिक में क्या हो गया, ये यहां से ये थर्ड नंबर जिसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। टीरोसेंट्रिक जिसमें बिल्कुल किनारे पे, ये एकदम छोटा सा, और ये, ठीक है, इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक बिल्कुल अंत में होता है, मानव में ये पाया नहीं जाता, इंपॉर्टेंट, मानव में पाया नहीं जाता। तो ये होते हैं मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। और इसी के कारण क्या आता है, इनका शेप आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप में बीच में होता है, तो इसका बनता है वी। जब विभाजन होता है तो इसका बनता है वी, इसका बनता है क्या, जे, सॉरी एल, क्या बनता है एल, और इसका बनता है जे, और इसका बनता है आई। अलग अलग शेप होते हैं। कार्य के आधार पे, ये कार्य के आधार पे इनको बोला जाता है दो प्रकार के। पहला है कायिक गुणसूत्र और दूसरा होता है लैंगिक गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। कायिक गुणसूत्र जो होते हैं कितने कितने 44 या 22 जोड़ी में होते हैं, ठीक है, जो मनुष्य में 22 जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरा लैंगिक गुणसूत्र जो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। पुरुषों के अंदर देखेंगे तो XY
और महिला के अंदर देखेंगे तो XX होता है। ठीक है, तो ये उसके किसके आधार पे, कार्यों के आधार पे, ये सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे। एक होता है पॉलीटीन गुणसूत्र। कौन सा होता है, पॉलीटीन गुणसूत्र। पॉलीटीन गुणसूत्र अत्यधिक बड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसलिए होते हैं क्योंकि डीएनए जो होता है बार बार रेप्लिकेशन करता है, और रेप्लिकेशन करने में ये वो विभाजित नहीं होता, इसलिए इसको महागुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, महागुणसूत्र कहा जाता है। ये बार बार डीएनए की प्रतिकृति के कारण बनते हैं, लेकिन वो सेल जो होती है वो कोशिका विभाजित नहीं होती है। क्या नहीं, विभाजित नहीं होती है, लेकिन प्रतिकृति हो जाती है। ठीक है, इसलिए गुणसूत्र बड़ा हो जाता है। विशेषता सबसे पहले किसमें देखा था इसको, ड्रोसोफिला के अंदर देखा था, वो भी किसकी, इसकी लार की ग्रंथियों में। ठीक है, कहां पे देखा गया था इसको, महागुणसूत्र को, पॉलीटीन गुणसूत्र को, इसको देखा था ड्रोसोफिला, मक्खी आती है, फल मक्खी जिसको बोलते हैं अपन, उसकी जो लार ग्रंथि होती है, सेलेवरी ग्लैंड होती है, उसके अंदर इसको देखा था। इन गुणसूत्रों को बार बार डीएनए की प्रतिकृति होती है, लेकिन इसको मैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये गुणसूत्र मोटे यानी धारियों वाले होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप में आसानी से देखा जा सकता है। जैसे इसमें भी आपने देख सकते हो कि ये इस तरह से बड़ा सा गुणसूत्र है, इसको महागुणसूत्र बोला जाता है, इसको बोलते हैं पॉलीटीन गुणसूत्र। धारियां जो होती है, कुछ भाग जो होता है फूल के पफ हो जाता है, पफ हो जाता है, कई कई जगह आपको फूला हुआ भाग मिलता है। ठीक है, और जो जीन की सक्रियता को दर्शाता है, इसको दर्शाता है, जहां फूला हुआ भाग है वहां पे जीन सक्रिय होगी, यानी वो क्या ना कोई प्रोटीन बनाएगी। महत्व क्या है, जीन की अभिव्यक्ति अध्ययन में ये सहायक होता है कि कौन सी जीन क्या सा काम करती है, कौन सा प्रोटीन बनाती है, तो उसमें ये सहायक है। विकास और हार्मोनल का नियंत्रण कैसे होता है, हार्मोन कैसे बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इसमें होता है, क्योंकि ये कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, और हार्मोन एंजाइम जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ किससे बनते हैं, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। तो इनके बारे में अपने को ये कि ये प्रोटीन गुणसूत्र होता है। तो ये मां गुणसूत्र है, डीएनए रेप्लिकेशन से बार बार होने के कारण बनता है, लेकिन वो सेल डिवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट है लैम्ब्रूस गुणसूत्र। लैम्ब्रूस गुणसूत्र ये ब्रश के समान होता है। ठीक है, लैम्ब्रूस गुणसूत्र ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिसमें दोनों ब्रश के जैसी संरचनाएं होती है। मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री, जिसकी भी प्रोपेज फर्स्ट चरण में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहले उभयचर जैसे मेंढक के अंदर पक्षियों के अंडाणु कोशिकाओं में देखे गए थे। ठीक है, बहुत से, क्योंकि ये मेंढक में और इसके अंडाणु में देखे गए थे। अंडाणु क्या है, जब क्योंकि असूत्री विभाजन किसमें होता है, जब गैमिट बनते हैं। ये क्या होता है, गैमिट होता है। क्या होता है, गैमिट्स, जिसको बोलते हैं युग्मक। बहुत बड़े होते हैं, लैम्ब्रूस की तरह दिखाई देते हैं। सेंट्रल धागे से निकलती हुई लैम्ब्रूस लूप, ठीक है, मुख्यतः इसकी विशेषता होती है। लैम्ब्रूस ब्रूस की तरह ये इस तरह से अपने को दिखते हैं। लूप्स में आरएनए का संश्लेषण या ट्रांसक्रिप्शन, आपको बताया था। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से क्या बनना, आरएनए बनना, इसको बोला जाता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है, इसलिए ये अत्यधिक सक्रिय होता है। कैसा होता है ये लैम्ब्रूस गुणसूत्र, सक्रिय होते हैं। ये भी क्या करते हैं, जीन की सक्रियता, आरएनए का संश्लेषण में, अध्ययन में सहायक होते हैं। कोशिका के विकास में, अंडाणु के निर्माण में इनका महत्व होता है। अंडाणु के निर्माण मतलब गैमेट बनाने में, गैमेट बनाने में इसका महत्व होता है। ठीक है, तो ये थे अपने गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, क्रोमेटिन। तो ये थी अपने यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रेरक जालिका, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, जिसमें फ्लैजेला, सीलिया, ठीक है, और अपने राइबोसोम वगैरह, ये सारे अपने गुणसूत्र, केंद्रक पढ़े, गुणसूत्र पढ़े, गुणसूत्र के प्रकार पढ़े, और उनके बाद में उनकी स्थिति के आधार पे, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पे पढ़ा। ठीक है, और कुछ अलग से जो गुणसूत्र थे, लैम्ब्रूस गुणसूत्र थे, पॉलीटीन गुणसूत्र थे, इनके बारे में अपन ने देखा। तो ये थी अपनी आज की क्लास। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।